नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धास्तु ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में यदि शुक्र नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में मीन राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 साल का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें सनत वाजपेयी, लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव लगन, यहाँ से गिनते हैं अगर हम एंटी क्लॉक वाइज घड़ी की विपरीत दिशा में तो आता है नवम भाव, नौवा भाव। यहाँ मीन राशि और शुक्र बैठे हैं उच्च के होकर, एक्सेल्ड होकर। तो नवम भाव दोस्तों क्या बताता है? नवम भाव बताता है हमारे भाग्य के बारे में, हमारा धर्म को लेकर क्या दृष्टिकोण है, हमारे पिता का स्वभाव, हमारे जीवन में गुरुजन कैसे होंगे, हमारे खुद के मोरल वैल्यू, प्रॉमिसिंग नेचर, वो भी नवम भाव से पता लगता है। नवम भाव हमारे जंघा की पुष्टि की बात करता है, या थाई बोन, फीमर में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब चीज़ें हम नवम भाव से देखते हैं। लंबी कोई रिसर्च या पीएचडी डिग्री इस प्रकार की नवम भाव से देखी जाती है। लंबी यात्राएं भी देखी जाती है नवम भाव से। फिलहाल यह मीन राशि है। मीन राशि को कहा जाता है बृहस्पति की ब्राह्मण वर्ण राशि है ये, और बड़ी सात्विक राशि है। लेकिन इसमें एक बृहस्पति का रोमांटिक फेस भी छुपा हुआ है। इसी कारण से शुक्र को ये राशि सबसे प्रिय है। बात को समझिएगा जरा। काल पुरुष की कुंडली में ये 12वां भाव है, और 12वां भाव बात करता है व्यय की, यानी उपभोग को समझने का जो नींव रखी थी वो बृहस्पति ने रखी थी। जब ग्रहों की आप कहानियाँ कभी पढ़ी हो आपने, तो उसमें ये सब बातें आती हैं कि भाई बृहस्पति ने शुक्र नीति का आधार रचा, ताकि जो डेमन्स हैं, जो दानव हैं, वो संसार के भौतिक सुखों में उलझ कर रह जाएं, वो आध्यात्म तक पहुंच ही ना पाएं। और उसका जो सोच है वो वाली बृहस्पति की, वो मीन राशि में दिखाई देती है। इसलिए शुक्र को बहुत प्रिय है ये राशि, सबसे ज़्यादा, यानी उच्च के इसमें हो जाते हैं। तो जब शुक्र उच्च के होते हैं तो आपके भौतिक सुखों में 4 चांद लगा देते हैं। और ये एक लक्ष्मी त्रिकोण है, और एक दूसरे यानी जो भी धन से संबंधित भाव है, अगर वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर जाए तो फिर ये बहुत अच्छा होता है। धन, इसको धन योग माना जाता है। तो जैसे शुक्र यहाँ बैठ गए, इसका स्वामी बृहस्पति या तो इसके सामने बैठ जाए, इसके साथ बैठ जाए, या शुक्र की किसी दूसरी राशि पर बैठ जाए, तो फिर ये बन जाएगा धन योग, प्रबल धन योग बन जाएगा नवम भाव के कारण। उच्च का होकर शुक्र धन योग बना रहा है। और अगर धन योग नहीं भी बनता, थोड़ी देर के लिए हम देख लेते हैं, चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी उच्च का हो गया है नवम भाव में। यानी आपको अपने जीवन में आपके मकान संबंधी सारे विषय पूरे होते दिखाई देंगे। आपकी इच्छा पूर्ति सब पूरी होती नजर आएंगी। आपको स्वयं ही लगेगा कि यार ये सब मेरे भाग्य के कारण हो रहा है, मेरे पिता के कारण हो रहा है, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद के कारण हो रहा है। ये लोग कृतज्ञ होंगे इन सब चीज़ों के लिए, अपने गुरुओं के प्रति वफादार, पिता के प्रति बड़े आज्ञाकारी। क्लियर? और अगर जीवन में कभी भी आपको इनकम और आपके हाउस संबंधित, पहली बात तो दिक्कतें आने वाली नहीं है, अगर आती हैं तो बस इसी हाउस को संभालना आपको। 9th हाउस, अपने एथिक्स, मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्यों को ऊंचा उठाओ, पिता को, गुरुओं को सम्मान दो, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा आपको। कह रहा सर ये तो सबके लिए होता है, होता तो सबके लिए है, लेकिन हमारे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं कि हम किसी का विशेष अनादर या अपमान करके आते हैं। जैसे मान लीजिए पिता का भाव मजबूत है, आय भाव का संबंध लेकिन कहीं और से बन रहा है, तो हमें उस भाव को एक्टिव करना चाहिए। अभी आपके लिए मैंने मेडिटेशन नहीं बताया है, मैंने सिंपल ये बताया भी पिता के चरण डेली छुएं, उनके पैरों को हाथ लगाएं, अपने गुरुओं के पैरों को हाथ लगाएं। आपको कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों हाउस एक्टिव रहेंगे आपके। बहुत बड़ी बात है, आपकी इच्छा पूर्ति और सुखों का संबंध जब एक ही प्लैनेट के साथ हो जाता है, बहुत ऑस्पिशियस है। और अगर वो ग्रह अपने पीक पर आ चुका है, चरम पर आ चुका है, कहता भाई मैं आपके सारे सुखों को
और जब इच्छा पूर्ति का स्वामी शुक्र बन जाता है, ये बात निश्चित है कि एक तो कला में वो बड़ा पारंगत कर देगा। आपको उसको कोई भी काम दे दो, उसके बारे में उसको थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर होगा। पेंटिंग, ये संगीत, गायन, वादन, नृत्य, इन सब चीज़ों में उसको बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, वो कर भी लेगा अपनी मेहनत से। और आप यात्रा जीवन में ज़रूर करेंगे, स्पेशली अपने वाइफ के साथ, क्योंकि शुक्र आपके सेक्सुअल पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। ये दृष्टि जो है ये थोड़ी ख़राब है शुक्र की, ये सप्तम दृष्टि नीच की दृष्टि है, तो वहाँ बैठकर वो आपके भाई बहनों के साथ संबंधों को ख़राब करेगा। क्लियर हो गया? हो सकता है कि पिता के प्रति अति लगाव के कारण, या यानी इन्वॉल्वमेंट पिता से ही हो रही है, इनिशिएटिव पिता से हो रहा है, आपके भाई बहनों का ऐसा लग सकता है कि भाई आप के पिता आप पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम पर ध्यान नहीं देते हैं, इस प्रकार की भावना लग सकती है जो आपको उनसे दूर करने का कारण बन सकती हैं। इस कारण से आपका पराक्रम भी बुझा हुआ रहेगा। लेकिन अगर बुध यहाँ खुद बैठ जाते हैं, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर तो बल्ले बल्ले आपका व्यय भी कंट्रोल कर देंगे और आपके पराक्रम को भी बना। ऐसे लोगों की वाणी भी बहुत अच्छी होगी अगर बुध यहाँ बैठ जाए तो। क्लियर? तो शुक्र यहाँ बैठकर ना सिर्फ जीवन में सारे भौतिक सुखों को बढ़ाएंगे, आपको धर्म कर्म की तरफ भी लगाए रखेंगे। क्योंकि देखिए, इस भाव में जब तक कोई ग्रह उच्च का नहीं बैठता है तब तक तो हम यही मान के बैठते भी इस नंबर से ही सारे तय होगा, इसकी 70% पावर उसी के पास है। लेकिन कोई ग्रह एक्साइटेड स्टेट में आता है तो उल्टा हो जाता है एक प्रकार से, ये फिर ले जाता है 60% पावर, मालिक के पास 40%। मालिक कहता है यार अब तो टेक केयर करने के लिए कोई दूसरा प्लैनेट बैठा है, मुझे तो खाली इस घर का ध्यान रखना है। तो बिल्कुल ऐसा है भी कि कोई प्लैनेट जब उच्च का होकर किसी हाउस में बैठता है तो फिर वो 30% की जिम्मेदारी नहीं लेता है, फिर वो अपने लिए 30 के बजाय 60% की जिम्मेदारी ले लेता है, और उस घर के मालिक के पास खाली 35 to 40% रिजर्व रहता है। तो ये शुक्र ना सिर्फ अपने हाउसेस को मजबूत कर रहा है, इस हाउस को भी बहुत मजबूती दे रहा है। और शुक्र आपको भूलना नहीं चाहिए, गुरु ही हैं, बड़े तपस्वी भी हैं। तो जब वो इस राशि में आते हैं जो ब्राह्मण वर्ण हैं, सात्विक है, तो वो इतने रोमांटिक होने के बाद भी अपने धर्म पर आंच नहीं आने देंगे। फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन राहु केतु से दूरी बनाए रखें। बार बार देखिए, शनि भी इतना ज़्यादा इनके करैक्टर को ख़राब नहीं करता जितना ज़्यादा राहु और केतु हैं। वो इन्हीं की लॉबी के, बट फिर भी वो उनके साथ अच्छे नहीं माने जाएंगे। क्लियर? शुक्र एक दृष्टि से उनको एंजॉय भी कर सकता है, लेकिन वो एंजॉयमेंट समाज में एक अपयश दिलाने वाली होती है। क्लियर हो गया? क्योंकि वो व्याभिचार को जन्म देती है। व्यक्ति को तो जब तक वो व्यभिचार में सुख लेता है, उसी में लगा रहता है, तो आदमी को लगता है मेरे जीवन में सुख मरने वाला है, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि यार शुक्र और राहु तो मित्र की तरह बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसके व्याभिचार का घड़ा भर जाता है, वो समाज में अपयश दिलाने वाला होता है और शुक्र को पीड़ित होता हुआ देखा जाता है। क्लियर हो गया? तो ये बात तय, कभी भी ऐसा कुछ बने किसी भी कुंडली में, आइदर राहु गुरु को पीड़ित कर रहा हो या राहु शुक्र जैसे प्लैनेट को पीड़ित कर रहा हो, आपको ये बात सजग ले लेनी चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को जो भी चैरिटी खुद से इन्वॉल्व करना चाहिए। स्पेशली गांव के कोई सफाई कर्मचारी हैं, शहर में कोई ऐसे वृद्ध व्यक्ति रहते हैं, उनको ठंड में जैकेट वगैरह पूछ कर देना चाहिए कि सर आपको जैकेट देंगे, किस प्रकार के आप लेंगे। वो उनको कोई भी कपड़ा आप डोनेट करें। आपको लग रहा है सर ये किस प्रकार का दान है, मैं आपको ये कहता हूँ अगर आपके पास सक्षम है आप सबको दान करें, लेकिन यार एटलीस्ट चाहे ग्रह के उसमें करें, आप दान तो करें ही। क्लियर हो गया? तो ये बात तय है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के लिए चाहे शुरुआत स्वार्थ से की जाए, लेकिन यार करनी तो चाहिए। कई लोग कहते नहीं सर मैं ग्रहों के लिए दान नहीं करूँगा, मैं सारा खुद ही खा के मैं खुद ही मर जाऊँगा, ये गलत बात है। क्लियर हो गया? तो आपके मन में अगर इस प्रकार का विचार है कि नहीं मैं ग्रह के लिए नहीं करूँगा, मैं वैसे कर दूँगा, तो वो भी बात अच्छी है, लेकिन एटलीस्ट करें तो। अब कई लोग कहते हैं सर ये बालाजी, तिरुपति बालाजी हम जाते हैं तो VIP कोटे से दर्शन करने का क्या महत्व है। अरे भैया वो पैसा जो पब बार में लग रहा है,
अगर वो सही दिशा में लग रहा है तो समस्या क्या है, धन आया कहीं ना कहीं तो लगाना ही है उसको। इस बात को समझिएगा। ऐसे तो आप सारा जीवन ही हमारा इररिलेवेंस है। ये कपड़ा क्यों पहन रहे हैं आप, कपड़ा की बजाय आप पत्ते लपेट के जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हर चीज़ में इररिलेवेंसी आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर हम बेटर की बात करें तो वो उससे कई लाख गुना बेटर है कि आपने उस धन को जो आपने व्यभिचार में लगाया, जो आपने पब बार शराब पीने में लगाया, ना सिर्फ अपना नुकसान किया, उस शराब से आपने अपने करैक्टर के कारण अपने भाइयों का, पड़ोसियों को नुकसान किया। वो आपने किसी को डोनेट कर दिया, चाहे आपने लाइन में खड़ा होने के लिए उसका इस्तेमाल किया, मतलब माने लाइन से बचने के लिए उसका इस्तेमाल किया, लेकिन वो एक अच्छी जगह लगाया। तो इस बात को बुद्धि में उतार लीजिए। वही लोग इनफैक्ट विवाद करते हैं जिन लोगों को इन चीज़ों से फुर्सत नहीं है। वो अपना सारा धन सिर्फ अपने पे लगाना चाहते हैं। ये फिलॉसफी, ये मेंटेलिटी, और अगर आप इससे ऊपर उठ जाते हैं कि नहीं सर हम अपने लिए प्रयोग नहीं करेंगे लेकिन हम समाज में जी जान से पैसा लगा दें, तो आपके लिए फिर ये प्रयोग रह भी नहीं जाते। इनफैक्ट फिर आपके जीवन में दोष होगा भी नहीं, वो फिर ऊपर की कैटेगरी हो जाती है। लेकिन मैंने तो यही पाया है, जो दोष निकालते हैं वो स्वयं जीवन में एक कॉर्नर पर दोष रखे हुए हैं। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों से दोष निकालने का कोई मतलब नहीं है। आपको शेयर करना ही है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।